अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ कई पॉइंट्स पर आमने सामने आ चुके हैं। शहबाज शरीफ इस जमात को दहशतगर्द जमात कहते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने जो लगाया था क्लिप, आपने वो क्लिप देखा है। नवाज़ शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं यार हम तो पहले इसको समझते थे फ्रॉडिया है, लेकिन ये तो दहशतगर्द निकले। अब एक बात बताएं क्या, और इनके अपने मिनिस्टरों का बयान भी है, जैसे राना सनाउल्लाह का है कि जी ये दहशतगर्द तंजीम है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, दहशतगर्द तंजीम है। और फिर राना सनाउल्लाह से कहते हैं कि क्या ये दहशतगर्द तंजीम है, इसके पास आपके पास सबूत हैं? वो कहते हैं हाँ जी सबूत है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक तंजीम दहशतगर्द है और आपके पास सबूत है, तो आप इसको कलअदम क्यों नहीं करार देते? नवाज़ शरीफ साहब का यही कहना है। नवाज़ शरीफ कहते हैं ये दहशतगर्द तंजीम है, इसको कलअदम करो। शहबाज शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर यानी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह यहाँ पर आकर एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये सियासी जमात को कैसे कलअदम करार दें, कैसे बैन करें। तो या तो फिर ये फ़ैसला डिसाइड कर लें वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर दाखिला और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के मीडिया में आकर, फिर पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम नहीं कहेंगे। चलें, कायद कहते हैं, कायद की तो आप परवाह नहीं करते हैं, कायद को तो आप इज़्ज़त देते नहीं, कायद को वैल्यू देते नहीं, कायद की बात की कोई अहमियत नहीं है, कायद को लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। कायद को सामने दिखाकर आप बहुत से अपनी मरातें हासिल कर रहे हैं। कायद को दिखाते हैं ये कायद आ जाएगा पाकिस्तान, तो आप कहते हैं भाई मुझे रहने दो, वरना कायद आ जाएगा। देखिए, ये सब बातें हक़ाइक़ है, सच्ची हैं, वो गलत नहीं है। कायद जो इनका PMLN का है वो नाम के कायद रह गए हैं। उनकी बेटी को भी इन्होंने ब्लॉक कर दिया चारों तरफ से। बेटी की भी गलती है कि अपने इर्द गिर्द जो है ना वो आपके जो शोबदेबाज किस्म के लोग होते हैं, माँ सवा एक आग दो के जो बहुत सीनियर मेंबर है, पता नहीं अब उनसे राय ली जाती है नहीं ली जाती। सिर्फ़ और सिर्फ वही यंगस्टर जो उनके इर्द गिर्द आ गए हैं और वो उनको मशवरा देते हैं, जिनको ना आइन का पता, ना कानून का पता, ना सियासत का पता, ना अगर आज वो बैठ जाए हमारे सामने वो सारे। एक सवाल मैं करूँगा, अगर उनमें से किसी ने एक जवाब भी दे दिया तो मैं सलूट मारूंगा, लेकिन उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं है जो कि मरीम नवाज़ साहिबा की सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने जो अहम तरीन, जैसे परवेज़ रशीद जैसे एडवाइज़र हैं, वो बेहतरीन एडवाइज़र हैं, वो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के ज़माने से लेफ़्ट के बहुत बड़ा नाम है, वो भी उस्तादों में होते हैं। सुना है कि उनकी आजकल बात मरीम नवाज़ साहिबा नहीं मानती गिनती हैं, हिना भट्ट की मानती हैं, पता नहीं कौन कौन की, किसकी, तलाल चौधरी की मानती हैं, किसी और की मानती हैं, जिनको माजरत के साथ अगर आप बैठा लें और उनसे आप तफसीलन कॉन्स्टिट्यूशंस पे, आइन पे, सियासत पे मैं पूछ लूँ कि सियासत पर जमहूरियत कहते हैं, जमहूरियत के बेस कितना है, 5 है, 10 है, 11 है, 19 है, कितने हैं? आप यकीन माने ये नहीं बता सके। तो ये एक आने वाले वज़ीर आज़म को जो मशवरे दे रहे हैं। इमरान खान क्यों तबाह हो गए? इमरान खान सियासी तौर पर तबाह हो चुके हैं। क्यों तबाह हो गए? इसलिए कि उनके मुशीर इंतहाई नाअहल थे, चाहे लॉ के मुशीर हो या पॉलिटिकल मुशीर हो। एक तरफ पॉलिटिकल मुशीर हैं फवाद चौधरी और शेख रशीद जैसे लोग, दूसरी तरफ बाबर अवान और दूसरे लोग हैं, तो तबाही तो आनी है ना। अब जाके कुछ इनके पास बेहतर, वो शोएब शाहीन एक सुलझे हुए आदमी और गौहर साहब एक सुलझे हुए आदमी, अली ज़फ़र पढ़े लिखे आदमी है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। बाकी एतज़ाज़ हसन कहते हैं कि जी मैं लीगल अब सपोर्ट करूँगा। भैया आप लीगल थे कहाँ? आपको तो फेस वैल्यू दिया है पीपल्स पार्टी ने, मुकदमात आपको देती थी पीपल्स पार्टी, और आप उसके मुकदमा उनकी हुकूमत में फेस वैल्यू के बुनियाद पर मुकदमा जीत जाते थे। वरना आज तक आइनी कानूनी लेवल पर आपने इंडिविजुअल कौन सा मुकदमा जीता है? आपको तो पीपल्स पार्टी ने एक वज़ीर और आपको एक बना दिया। गुजरात से आप भाग गए। गुजरात से आप क्यों भाग गए? क्यों? आपका आबाई गांव गुजरात था, तो आपने वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? लाहौर से क्यों लड़ते हैं? इसलिए गुजरात से नहीं लड़ते कि आप वहाँ पर डरते खौफ से भागे थे। और जी परवेज़ इलाही के, मुझे तो बताया है कि जी परवेज़ इलाही के खौफ से आप वो इलाके को छोड़ दिया ना, कि आप भी गुजरात, बेस आपका गुजरात है, आप वहाँ ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर आप इधर आए, पीपल्स पार्टी का सहारा लिया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने आपको
लीगल वैल्यू भी दी कि जनाब एक बड़ा वकील बनाकर, क्यों वकील बनाकर, क्योंकि आपके पीछे पीपल्स पार्टी थी और जाहिर है हमारे यहाँ अदालतों में फेस वैल्यू की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, फैसले भी फेस वैल्यू के तहत दिए जाते हैं। तो एतजाज़ हसन साहब पीपल्स पार्टी के नाम पर फेस वैल्यू बन गई, वरना कानूनी तौर पर इंतहाई मामलात उनके अच्छे नहीं हैं। जो एक्सपर्ट कानून के हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, वो एतजाज़ हसन को वकील मानते ही नहीं है, फवाद चौधरी को वकील मानते ही नहीं है, वो इस किस्म के लोगों को वकील नहीं मानते। मेरा ख्याल है फैसल साहब जो फवाद चौधरी के, वो एतजाज़ हसन से ज़्यादा अच्छे वकील हैं। किसी ने एक कमेंट्स दिया था मैंने आपसे, तो अगर ऐसे ही वकील इन्होंने पकड़े तो जलील हो रहे हैं ना इमरान खान। वो तो अदालतों में बैठे हुए चंद जज कानूनी और आईनी में फैसला करें तो इमरान खान को एक केस में भी रिलीफ नहीं मिले, ऐसे उनकी कानूनी पोजीशन है। लेकिन क्योंकि वहाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर है, इसलिए अगर काला क्या नाम है चोर भी खड़ा हो जाए तो वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देना ही देना है। वो अगर आर्गूमेंट्स ना भी करे तब भी देना है। गूंगे को खड़ा करते हैं, यकीन मानिए इमरान खान केस जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि जजेस उनको रिलीफ देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाराज़ नहीं हो, या तो आ जाएं, बैठे हमारे साथ, हम बात करते हैं कानून और आइन के लिहाज से। तालिब इल्म है, दावा नहीं करते, हमें आप कायल कर दें, जाहिर है हम और बहुत सारी चीज़ों पे बड़े बड़े पाकिस्तान के एक्सपर्ट से बात करते हैं। तो आइए उन सवालात को सामने रखते हैं, देखते हैं क्या जवाब दिया है। कि एक्सपर्ट बैठा देते हैं और आपको बैठा देते हैं और बीच में हम मीडिएटर बन जाते हैं, फिर पता चलता है क्या है। तो एतजाज़ हसन साहब माजरत के साथ ना अच्छे वकील हैं, ना अच्छे सियासतदान, ना अच्छे दोस्त। ये बेनज़ीर, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये कराची में एक प्रोग्राम था, ये आए थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ऐसी सी बातें इन्होंने की हैं, ऐसी सी बातें की। मैंने कहा आपकी कायद हैं तो ये इमरान खान के पीछे क्या करेंगे कल। देखें जमशेद दस्ती ने का क्या स्टेटमेंट था। यही एतजाज़ हसन जिनको पता है कि अब पीपल्स पार्टी इनको सहारा नहीं दे रही है, तो ये PTI के लोगों का सहारा ले रहे हैं, आखिरी मौके पे अपनी खबर ख़राब कर रहे हैं, करने दें चलें। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 मिनिस्टर्स हैं जिनको नौकरी मिल गई है, जो शायद फिर कभी नौकरी ना मिले, तो ये इस नौकरी को एंजॉय कर रहे हैं। ये पाकिस्तान को थोड़ी बचाना चाहते हैं, ये कानून और आइन की बालादस्ती थोड़ी चाहते हैं, ये अपने कायद की इज्जत थोड़ी चाहते हैं। 3 मिनिस्टर्स हैं, आप इनकी बातें देख लें। आज से कल एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब से जो है, यार एक दिन पहले कहा कि इमरान खान से कोई बातचीत नहीं होगी, और आज आपका एक मिनिस्टर कहता है, जो लॉ मिनिस्टर है, कि इमरान खान साहब बैठें टेबल पे बात करें। दूसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है ये दहशतगर्द हैं, तीसरी तरफ एक मिनिस्टर कहता है कि इसको हम जेल में डालेंगे, ये करप्ट है, दहशतगर्द है। तो भैया एक प्लेटफॉर्म पे तो खड़े हों, एक जगह पे तो खड़े हों। क्यों नवाज़ शरीफ साहब की बेइज्जती कर? नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ये जो मौजूदा सूरत हाल में उसमें आमने सामने देखें, नवाज़ शरीफ कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, शहबाज शरीफ उससे बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रही है ये दहशतगर्द हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि हम कलअदम नहीं कर सकते क्योंकि सियासी जमात है, लॉ मिनिस्टर कहता है आइए बातचीत कीजिए। वो क्या पॉलिसी क्या है हुकूमत की, ये बता दें। कायद को छोड़ें, आप बता दें। आपके 4 लोग हैं, 4 की 4 मियाँ मियाँ मियाँ, बहुत सारी चीज़ें हम अभी खोल के रख दें तो पता चल जाए कि जी, मैंने तो पहले भी कहा था कि आज भी इमरान खान की 3 जगहों पे कंट्रोल है। एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में टोटल कंट्रोल है, अभी तक ऐसे लोग बैठे हुए हैं, और निशानदेही भी हो रही है उनकी, लेकिन मैडम में इतनी हिम्मत नहीं कि उनको कुछ टच कर सके, पता नहीं क्यों। दूसरा, इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो भी इक़दाम हैं उससे लगता है कि इमरान खान हावी हैं। तीसरा, लॉ मिनिस्ट्री, वहाँ कोई लॉ के इतने सारे फॉरेन फंडिंग का केस, आपके आइन शिकनी का केस, रेफरेंस का केस, सब पड़ा हुआ है, सब डंप है। क्यों? क्योंकि इमरान खान को, शहबाज शरीफ को डराया जाता है कि आप इसमें गए तो कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट में गए तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। इरफान कादिर को बड़ा अहम पोस्ट दिए, इतना बड़ा वकील है, उसको मुशावरत में ये बैठाते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठाते भाई? लॉ मिनिस्टर साहब, इरफान कादिर के मुकाबला तो नहीं कर सकते आप, तो कम से कम आप लॉ मिनिस्टर बना दिए गए हैं अगर किसी की सिफारिश पे। और कितने लोगों ने आपके लिए सिफारिश की है तब जाके आप बने हैं। कोई आप मेरिट पे तो नहीं बने, माजरत के साथ। हमें सब पता है, हम बता सकते हैं कहाँ से किस तरीके से आपकी सिफारिश हुई है।
तब जाके आप लॉ मिनिस्टर बन गए। अब लॉ मिनिस्टर तो आप बन गए, लेकिन आपका मुकाबला इरफान कादिर से, अमानुल्लाह किमरानी साहब से, आपके यासीन आज़ाद साहब से, इसी तरह आपके जो दूसरे बड़े वकील हैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते आप। चलें आ जाएं अब आप अमानुल्लाह किमरानी और को भी छोड़ दें, इरफान कादिर तो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, तो शहबाज शरीफ साहब आप इरफान कादिर को उन मुशावरत में जहाँ वो एक्सपर्ट भी हैं, भाई प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं नैब के, नैब उनके हाथ से निकली है, कानून उन्होंने बनाया है, आप उनसे मशवरा नहीं लेते हैं, लॉ मिनिस्टर से लेते हैं जिसको कुछ पता ही नहीं है। तो ये क्या है? इसका मतलब है कि PMLN के अंदर ये फेस है, सामने आपस में लड़ रहे हैं ये लोग, और ये मिनिस्टर्स अपनी नौकरी बचा रहे हैं कि भाई फिर तो मिनिस्टर बनना नहीं है, जितना ना कौम के लिए, ना मुल्क के लिए, ना पार्टी के लिए, माजरत के साथ, ना कायद के लिए, ये सिंसियर नहीं किसी से। और भी लोग हैं, और भी मिनिस्टर ऐसे हैं, लेकिन कुछ मिनिस्टर बहुत सिंसियर हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो खुद कोड़ रहे हैं, वो खुद चीख रहे हैं, वो खुद बोल रहे हैं। नाम ले लें कि कौन से मिनिस्टर कहते हैं कि ये तीनों अपनी नौकरी बचा रहे हैं, कौन से मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये जो है वो नवाज शरीफ साहब के सामने खड़े हो गए, नवाज शरीफ कुछ कहते हैं, ये कुछ करते हैं। नवाज शरीफ मजबूर है, उसके पास क्या है, वो बाहर बैठे हुए हैं, अपनी बेटी को लॉन्च करने में उसको कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, कितनी मुखालफत आ गई, तो उसको आने भी नहीं देते। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो है कि भाई सदर आने वाला सदर, अब तो ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का ऐलान किया है, तो उसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस साहब सितंबर में जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस काजी फाइजी साहब, बड़ा रिगार्ड्स, बड़ी इज्जत, बड़ा मुकाम है, इनकी पूरी फैमिली। मैं एक तस्वीर देख रहा था, आपको भी दिखाऊंगा, कि जिसमें काजी फाइजीसा के वालिद साहब कायद आज़म बैठे हैं और 23 मार्च की रेजोल्यूशन है, उसमें 4 सूबे के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं काजी फाइज ईसा के वालिद, काजी मोहम्मद ईसा शायद नाम उनका। तो ये किरदार है, आने वाला दुनिया देखेगी, पूरा कौम उन पे भरोसा है। लोग ये कहते हैं कि जी सितंबर के बाद जुडिशरी आज़ाद हो जाएगी, और वो जजेस जो व्हाट्सएप मैसेजेस की बुनियाद पर मफादात और नज़रिए ज़रूरत और हर चीज़ पे फैसले दे रहे थे, उनकी मत मारी जाएगी। यहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाने से पहले फ़ैसले दे दिया जाता है, भैया आप उसके मेंबर हैं, अगर आपने फ़ैसला पहले दे दिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो अहमियत ख़त्म हो गई। ऐसा भी हो रहा है, और जिन चीज़ों में आपका ताल्लुक़ नहीं, आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ये सितंबर के बाद कहते हैं लोग कि जी माशाल्लाह माशाल्लाह जुडिशरी भी आज़ाद हो जाएगी, जिस तरीके से फ़ौज इस वक्त एपॉलिटिकल हो गई है। बाकी रही ये जो सूरत हाल है, इसमें बड़ी तकलीफ़ दह बात है। एक और चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप सदर कौन आएगा, सदर भी जा रहे हैं ना, सदर कौन आएगा, आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान। PMLN जाहिर है वो भी एक हिस्सा है, पीपल्स पार्टी भी है, JUI भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अपने इंटरव्यू में पूछा था मौलाना फजल रहमान से कि जी आप सदर बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा इसमें क्या मज़ाक़ है, सदर मैं बन सकता हूँ, इस तरह आरिफ अलवी बने मैं भी बन सकता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि फिर सदर बनने के बाद आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा, कह लेंगे आइन का तकाज़ा यही है। लेकिन दूसरी तरफ सुनने में आया कि आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर लाने की कोशिश की जा रही है, और जिसकी मुखालफत PMLN की तरफ से आने लगी है। अब JUI के लिए शायद PMLN नरम रवैया रखे एज़ कम्पेयर टू जरदारी साहब। हालांकि सदर की कोई बहुत बड़ी वाज़ेह अहमियत नहीं है, आपने देख लिया आरिफ अलवी का कि वो किस तरह है। आरिफ अलवी तो खैर एक पॉलिटिकल सदर है, जिस तरह किया उन्होंने आज तक पाकिस्तान में किसी सदर ने ऐसा नहीं किया। तो अब लेकिन चांसेस ये हैं कि आसिफ अली जरदारी के बजाय इवन कि पीपल्स पार्टी भी एक स्टेज पर राज़ी हो गई थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि आसिफ अली जरदारी को उन्होंने प्रोमोट कर दिया है। तो आइंदा जो सदर आना है उसमें 2 शख्सियतें, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान के चांसेस ज़्यादा हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।